हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एथिक्स पढ़ने वाले हैं। एथिक्स का हमारा क्वेश्चन है, आचार संहिता से आप क्या समझते हैं, इनको प्रभावशाली बनाने के लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए। हमारे एथिक्स का जो 150 वर्ड्स का जो प्रश्न आता है उसका ये आंसर है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको दैनिक में भी व्यवहार में भी इसको पता होना चाहिए कि आचार संहिता क्या होती है। और अगर हम एक लोक सेवक बनने जा रहे हैं या किसी पोस्ट पे लोक सेवक हैं तो हमें इनके नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। तो क्वेश्चन क्या है कि आचार संहिता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाने की सिफारिश है और आप क्या करना चाहोगे। फ्रेंड्स, ये मेरे एथिक्स के नोट्स का प्रश्न है। मेरा एथिक्स का 4th पेपर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस जो है 490 रुपीज़ है और हार्ड कॉपी की प्राइस 1000 रुपीज़ है, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा, थिंकर्स मिलेंगे, केस स्टडी मिलेगी आपको 100 से 150। अभी आपको जब आप ये लेते हैं तो तुरंत में आपको 70 से 75 केस स्टडी मिलता है और आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा एथिक्स का। उस एथिक्स के ग्रुप में आपको 2021 के मेंस तक के लिए जोड़ा जाएगा। वहाँ पे आपको सभी करंट टॉपिक, कोई भी आंसर्स फ्रेमिंग वहाँ पे दी जाती रहेगी। तो आप एथिक्स का नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार संहिता क्या है। आचार संहिता से तात्पर्य है नियमों, सिद्धांतों, मानकों और मूल्यों का वह समुच्चय जिसके अनुपालन की अपेक्षा किसी संस्था के सदस्यों से की जाती है। आचार संहिता क्या है कि नियमों एक प्रकार के नियम हैं, सिद्धांत हैं, मानक हैं, मूल हैं और उनका समुच्चय मतलब उनका समूह है जिसके अनुपालन की अपेक्षा मतलब जिसके हम पालन की अपेक्षा किसी संस्था के सदस्यों से करते हैं। इसका उद्देश्य सदस्यों के आचरण और व्यवहार को विभिन्न निर्णयों और प्रक्रियाओं के अनुपालन में नियमित करना है। मतलब कोई अगर हम निर्णय ले रहे हैं एक लोक सेवक होते हुए तो हमको आचार संहिता के जो नियम हैं, संहिता मतलब एक नियमों का संग्रह होता है, तो इसका हमको पालन करना होता है। सामान्य शब्दों में कहें तो वस्तुतः आचार संहिता यह बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आचार संहिता का मतलब है कि यह हमें बताती है, नियम है, ये जो नियम रूल बुक होती है जिस तरीके से, तो यह हमें बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी भी संस्था के लिए केवल आचार संहिता बना देने से उसके उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है। अगर हम केवल आचार संहिता बना दें तो उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती, बल्कि सदस्यों द्वारा इसे आत्मसात किया जाना चाहिए। आत्मसात मतलब ग्रहण करना चाहिए। आपने कोई नियम बना दिया किसी संस्था में, अब नियम बना दिया, नियम लिख दिए हैं, कागज़ पेन पे लिख दिए हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, सूचना पटल पे लिख दिया है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो उस आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है। तो यही बोल रहे हैं कि किसी संस्था के लिए केवल आचार संहिता बना देने से उसके उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं है, बल्कि सदस्यों द्वारा इसे आत्मसात करना चाहिए। आत्मसात मतलब इसको ग्रहण करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए, तभी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आचार संहिता को प्रभावशाली बनाने के लिए इसकी कानूनी बाध्यता होना आवश्यक है। कानूनी बाध्यता मतलब होना आवश्यक है, मतलब इसका एक नियम हो, वैधानिक कानून हो कि इसका पालन ना करने पर ये दंड दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रूल बनाए जाएं, कानूनी बाध्यता दी जाए ताकि आचार संहिता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके। तो हमने क्या लिखा, पहले हमने लिखा कि आचार संहिता से क्या तात्पर्य है, इसके बाद हमने लिखा कि हम इसको कैसे विनियमित कर सकते हैं, आचार संहिता हमें क्या बताती है और आचार संहिता को किस तरीके से लाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आचार संहिता को अगर हमको प्रभावशाली बनाना है तो हमको क्या कदम उठाना चाहिए। आचार संहिता को अगर हमको प्रभावशाली बनाना है तो हमको क्या कदम उठाना चाहिए। तो पहला कदम क्या है कि आचार संहिता के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो प्रभावशाली बनाने के लिए हमको सबसे पहले कानूनी बाध्यता होना आवश्यक है, इसको एक वैधानिक नियमों के जरिए में लाया जाए। दूसरा है जागरूकता में वृद्धि, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता में वृद्धि की जाए, तब भी हम इसकी प्रभावशीलता बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आचार संहिता को संस्था व उसके हितों से इस प्रकार जोड़ना चाहिए ताकि दोनों में तारतम्य बना रहे, मतलब संस्था और उसके हितों में तारतम्य बना रहे। आचार संहिता के संबंध के सदस्यों के फीडबैक की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।
फीडबैक की व्यवस्था की जानी चाहिए, मतलब कि कौन सा सदस्य किस तरीके से काम कर रहा है, इस फीडबैक की व्यवस्था करनी चाहिए। कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान ही आचार संहिता के सदस्यों का परिचय करा देना चाहिए। जब भी कोई लोक सेवक किसी पोस्ट के लिए चुना जाता है, किसी पद के लिए चुन के आता है, तो उसका प्रशिक्षण होता है। उसी प्रशिक्षण के दौरान उसे बता देना चाहिए कि आपके लिए ये नियम है और आपको इन नियमों का पालन करना ही होगा। मतलब एक जोर दे के कानूनी तौर पे बाध्य कर देना चाहिए कि आपको ये नियम करना ही होगा, तभी हम इन नियमों का पालन करके अच्छे लोक सेवक बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये बताया है कि हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं आचार संहिता को प्रभावशाली बनाने के लिए। अब हमने ये लिख लिया, अब हम लोग क्या है, निष्कर्ष भी लिखना है। तो हमने निष्कर्ष लिखेंगे कि उपरोक्त चर्चा से निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आचार संहिता थोपी नहीं जानी चाहिए, बल्कि उसे आत्मसात किया जाना चाहिए। मतलब आचार संहिता को हम किसी पे थोप नहीं सकते, हमें उसको आत्मसात करना चाहिए, मतलब ग्रहण करना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए, तभी सभी का हित सुनिश्चित किया जा सकता है ना। एक बार और देख लेते हैं। पहले हमने लिखा आचार संहिता, एक ओरली में बता देती हूँ ऊपर ऊपर आपको समझने के लिए, कि आचार संहिता एक नियमों का संग्रह है जो एक लोक सेवक को बताता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी भी संस्था के लिए आचार संहिता बना देने से उसके उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं होती है, बल्कि सदस्यों को उसे आत्मसात करना चाहिए, मतलब व्यवहार में लाना चाहिए। अब हमने लिखा कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो सबसे पहले एक कानूनी बाध्यता होना आवश्यक है। जागरूकता में वृद्धि कर उसकी प्रभावशीलता बढ़ा सकते हैं। आचार संहिता को संस्था और उसके हितों से जोड़ना चाहिए ताकि दोनों में तालमेल बना रहे। आचार संहिता के संबंध के सदस्यों के फीडबैक की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के दौरान ही आचार संहिता से सदस्यों का परिचय करा देना चाहिए। और फिर हमने निष्कर्ष में लिख लिया कि निष्कर्षता हमको आचार संहिता को किसी पे थोपना, क्योंकि कोई नियम हम किसी पे थोप दें तो वो नहीं बनेंगे, उसको व्यवहार में लागू की जाए, व्यक्ति खुद अपने आत्मसात करे कि नहीं हमको ऐसा ही करना है, तभी व्यक्ति उन नियमों का पालन कर सकता है। थोप के कोई चीज़ नहीं करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार से हम ये आंसर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स का पैकेज है। हार्ड कॉपी नोट्स 8500 रुपये का है। फ्रेंड्स, मेरे नोट्स थोड़े से महंगे हैं क्योंकि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं तो मैं प्रिंट नहीं कराती हूँ, क्योंकि प्रिंट में प्रिंटेड नोट्स आता है जो आपको बाज़ार में वैसे भी अवेलेबल रहता है। हैंड रिटन नोट्स का जो कॉपी होती है वो महंगी होती है, साथ में इसका बाइंडिंग भी रहता है। बाइंडिंग भी मैं बहुत अच्छा कराती हूँ ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे, और ग्लॉसी सीट रहती है आगे की, बाइंडिंग का बड़ा वायर रहता है, तो इन सब कराने में पैसा बहुत चला जाता है, इसलिए नोट्स का कीमत थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन आपके पास 25 फाइल पहुँचेंगी, सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज रहेंगी, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और सरलतापूर्वक आप पढ़ पाएंगे। साथ में अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो 5200 रुपये का आपको इन सब सब्जेक्ट का सॉफ्ट कॉपी पड़ जाएगा। आप फ़ोन पे या गूगल पे द्वारा ये कर सकते हैं। इनके साथ आपको 21 पेड ग्रुप मिलेगा। इन 21 पेड ग्रुप आपके 2021 तक रहेंगे। 2021 का जो मेंस होगा तब तक रहेगा। यहाँ पे आप इनसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको अपडेट दिए जाते रहेंगे। अगर आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा मेरे द्वारा जो अपडेट दिए जाते हैं वो किसी और कोचिंग के नहीं रहते, केवल मेरे ही द्वारा रिटर्न नोट्स होता है। मेरे जो और कोचिंग किया, अगर कोई बुक का रिव्यू होता है या बुक का कोई PDF होता है तो मैं अपने पब्लिक ग्रुप में कर देती हूँ। मेरे पब्लिक ग्रुप भी 7, उनमें से किसी में भी आप जुड़ सकते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन मेरे जो पेड ग्रुप है उसमें केवल मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो मैं अपडेट करके आपको देती हूँ। तो आप चाहें तो उधर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स लेना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।